जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, पिछले बीते वित्तीय वर्ष में इंडिया ने अपने टोटल एक्सपोर्ट्स के तो सभी रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया ही किया, लेकिन अभी जो नंबर्स और रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं हमारे सी फूड एक्सपोर्ट्स को लेकर और उसमें भी स्पेसिफिकली हमारे श्रिम्प एक्सपोर्ट्स को लेकर, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। ये तो बिल्कुल इट गोज़ विदाउट सेइंग कि हमारे सी फूड एक्सपोर्ट्स ने भी अपने पिछले सभी वर्षों के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है, लेकिन उसमें भी दोस्तों जो हमारे श्रिम्प के एक्सपोर्ट्स हैं उसने ना केवल हमारे सभी पुराने एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड्स को ब्रेक तो किया ही किया, बल्कि उसके साथ में हमारी एक ऐसी नई स्ट्रैटेजी इंडिया के श्रिम्प एक्सपोर्टर्स ने बनाई जिसको देखकर दुनिया भर की जो श्रिम्प मार्केट्स हैं वो ऑलमोस्ट शॉक हो चुकी हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सी फूड एक्सपोर्ट्स के बारे में तो चर्चा जगह जगह पे हो ही रही है, लेकिन श्रिम्प एक्सपोर्ट्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है। प्राइमरीली इसलिए बिकॉज पिछले वर्ष में जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ्स को लगाना शुरू किया था तो प्राइमरीली उन्होंने हमारे श्रिम्प को बहुत ही बड़े तरीके से टारगेट किया था। मान के चलिए 58% के आसपास के टैरिफ्स थे जो कि इंडिया की श्रिम्प एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगाए गए थे। मतलब कि अगर हमारी 100 रुपये की श्रिम्प है तो वो अमेरिका पहुंचते पहुंचते 158 रुपीस की हो जाती थी और हमें सबसे बड़ा जो कंपटीशन था वो फेस करना पड़ता था साउथ अमेरिका की कंट्री इक्वाडोर से, जिसके ऊपर मात्र 15% की ड्यूटी लगाई हुई थी, और हमारे ही एशियाई पड़ोसी देश इंडोनेशिया से, जिसके ऊपर मात्र 19% की हमने जो ये वाली ड्यूटी थी वो उन्होंने लगाई हुई थी। एंड इसके बलबूते पे कहा जा रहा था कि इंडिया के जो श्रिम्प एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होंगे, लेकिन गेस व्हाट हैज़ हैपेंड। आपके सामने कई सारे आर्टिकल्स आप देख रहे हैं। इंडिया के श्रिम्प एक्सपोर्ट्स ना केवल बढ़े बल्कि इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उन्होंने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को भी ब्रेक कर दिया है। ये वाला आर्टिकल देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड का, इंडिया की नेटिव ब्लैक टाइगर श्रिम्प, इसने कमबैक यहाँ पे दिखाया है। प्रीमियम एक्सपोर्ट मार्केट्स में हमने इसको बेचा। एंड ये वाला आर्टिकल भी देखिए किस तरीके से इंडिया ने अपने श्रिम्प एक्सपोर्ट्स के माध्यम से यूएस टैरिफ ब्लोज को डिफाई किया और नई मार्केट्स में अपने आप को डाइवर्सिफाई भी किया। वैसे तो मैं पूरी डिटेल में आपके साथ आगे चल कर के चर्चा करूंगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। इस पूरी स्ट्रैटेजी के 4 अलग अलग हिस्से हैं जो कि हमने फॉलो किए, जिस वजह से इतने शानदार नंबर्स देखने को मिले। लेकिन मैं केवल आपको एक चार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ। एक टाइम था दोस्तों कि इंडिया का जो टोटल श्रिम्प का एक्सपोर्ट होता था, अगर मैं वॉल्यूम के हिसाब से बात करूँ, हम लोग मेनली अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष का डेटा आपके सामने है, चाइना को भी भारी मात्रा में श्रिम्प भेजी गई है, यूरोपियन यूनियन को बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में श्रिम्प भेजी गई है, और ये नंबर्स उसके पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। सिमिलरली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को भी भारी मात्रा में श्रिम्प भेजी गई है, जो कि अगेन उसके पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में नंबर्स बहुत हाई हैं। और जापान जैसी प्रीमियम मार्केट में भी हमने बहुत ही बड़े लेवल पे श्रिम्प को भेजा। मिडल ईस्ट और दूसरी मार्केट्स में भी हमारे जो श्रिम्प के एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या देखने मिला है, क्या यहाँ पे हमारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज रही हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। सबसे पहले जो हमारी मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA के द्वारा नंबर्स सामने पेश करे गए हैं। टोटल सी फूड हमारा जो एक्सपोर्ट हुआ है 19.72 लाख मेट्रिक टन हमने एक्सपोर्ट किया, जो कि वॉल्यूम के हिसाब से भी हमारा अभी तक का ऑल टाइम हाई है। और अगर मैं वैल्यू के हिसाब से बात करूं 73,890 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट विटनेस किया, जो कि अमेरिकन डॉलर टर्म में देखा जाए तो ऑलमोस्ट $8.5 बिलियन के आसपास के नंबर्स को टच किया। ये आप यहाँ पे डेटा भी देख सकते हैं। टोटल सी फूड एक्सपोर्ट्स इतने हैं, वैल्यू इतनी है, डॉलर वैल्यू इतनी है। लेकिन इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग नंबर्स क्या हैं, हमारे जो श्रिम्प के एक्सपोर्ट्स हैं, फ्रोज़न श्रिम्प के जो एक्सपोर्ट्स हैं, अगर आप इसमें देखेंगे तो वॉल्यूम 7.93 लाख मेट्रिक टन की है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली
अगर 74,000 करोड़ के टोटल एक्सपोर्ट्स सी फूड के हैं तो उसमें 49,000 करोड़ का एक्सपोर्ट तो केवल और केवल इंडियन श्रिम्प्स का ही देखने को मिलता है। मतलब कि अगर टोटल सी फूड एक्सपोर्ट्स में से श्रिम्प का जो नंबर देखा जाए तो मान के चलिए 65 to 66% के आसपास का जो शेयर है वो केवल श्रिम्प्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई ये नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है वो आपको पूरी कहानी समझाता हूँ। बेसिकली अमेरिका के टैरिफ लगने के पहले कहानी क्या थी कि इंडिया की जो श्रिम्प्स थी वो प्राइमरीली अमेरिका के ही अंदर हम लोग भेजते थे। हमारे जो कई सारे श्रिम्प वाले फार्मर्स थे, खास रूप से आंध्र प्रदेश में, वो ऐसी ऐसी वैरायटीज़ को बनाते थे जो कि अमेरिका में जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। एंड इस पूरी चीज़ के चलते हमारी जो डिपेंडेंस थी, आपने वो कहावत सुनी होगी कि पुटिंग ऑल दी एग्स इन वन बास्केट, लिटरली वैसा ही कुछ बना हुआ था। हमारी श्रिम्प की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी वो मोटे तौर पे अमेरिका के ही ऊपर मेनली डिपेंड करती थी। मतलब 40% से भी ज़्यादा की हमारी जो श्रिम्प शिपमेंट्स थी वो केवल अमेरिका में ही जाया करती थी। मतलब अगर 8 लाख टन के आसपास का हमारा एक्सपोर्ट था तो 3.25 साढ़े 3 लाख मेट्रिक टन के आसपास का जो एक्सपोर्ट था वो केवल अमेरिका में ही जाया करता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने अनाउंस कर दिए इंडिया के ऊपर भारी भरकम टैरिफ्स, और ये टोटल टैरिफ्स कितने थे, 58% के आसपास कंबाइंड टैरिफ्स थे जो कि उन्होंने इंडिया के ऊपर लगा दिए। $100 वाली जो श्रिम्प थी वो वहां पर बढ़ते बढ़ाते $158 की पड़ने लगी थी, और हम लोग बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे थे दुनिया के लार्जेस्ट श्रिम्प एक्सपोर्टर इक्वाडोर से, जिसके ऊपर केवल 15% की ड्यूटी थी, और इंडोनेशिया के ऊपर मात्र और मात्र 19% की ड्यूटी थी। और इस चीज़ का इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला। जैसे ही अमेरिका के द्वारा ये किया, टोटल सी फूड एक्सपोर्ट्स हमारे अमेरिका जाने वाले गिर गए 19.5% बाय वॉल्यूम। अगर डॉलर वैल्यू में देखा जाए लगभग 14.5%, रुपी वैल्यू में भी लगभग 11% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। फ्रोजन श्रिम्प की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 17% का डिक्लाइन था जो कि अमेरिका में हमने विटनेस किया। एंड ये ऑब्वियसली आप सोचिए कि जब हम लोग मैक्सिमम अमेरिका के ही ऊपर डिपेंडेंट थे तो हमें यहाँ पे बहुत बड़ा झटका विटनेस करना पड़ा। लेकिन इंडिया ने वहीं पर अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी को अपनाना शुरू कर दिया। एंड इंडिया की स्ट्रैटेजी दोस्तों ऐसा नहीं कि अमेरिका को छोड़ के किसी और एक कंट्री को पकड़ लिया, जी नहीं, हमने एक को नहीं बल्कि 5 अलग कंट्रीज़ को, अलग अलग रीजन्स को पकड़ना शुरू किया। और वो भी ऐसा नहीं कि बस डायरेक्टली वहाँ पे श्रिम्प को भेज दिया, बल्कि वहाँ पर भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज को अपना रहे थे। एक तरफ अमेरिका, वहाँ पर तो हम लोग श्रिम्प को भेज ही रहे थे, भले महंगी थी लेकिन फिर भी भेज रहे थे। दूसरी तरफ चाइना में बहुत ज़्यादा श्रिम्प हमने भेजनी शुरू करी, वहाँ पे हमारे श्रिम्प को लोगों ने पसंद करना शुरू किया। नंबर 3, वियतनाम एक बहुत बड़ा प्रोसेसिंग ब्रिज बना। इसकी कहानी क्या है बताऊंगा। बेल्जियम के माध्यम से पूरे यूरोपियन मार्केट का एक्सेस प्राप्त किया, और जापान में विशेष रूप से प्रीमियम प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को बना करके जापान में भी भेजना शुरू किया। नंबर्स आपके सामने हैं। अमेरिका इवन दो अभी भी नंबर 1 पे है, बिकॉज पहले ही बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाता था, लेकिन चाइना क्लोजली फॉलो कर रहा है। यूरोपियन यूनियन भी ज़्यादा पीछे नहीं, इवन साउथ ईस्ट एशिया, जापान जैसी कंट्रीज़ में भी अब इंडिया की श्रिम्प है जो कि प्रेफर करी जा रही है। नंबर्स आप लोग देख सकते हैं। पॉइंट आता है कि एग्जैक्टली ये क्या हुआ। चाइना में दोस्तों इतना बड़ा जंप हमें देखने को मिला। टोटल अगर मैं इंडिया के सी फूड एक्सपोर्ट्स टू चाइना की बात करूं, 26% की बढ़त देखने को मिली एज कंपेयर टू FY25। उसमें भी ब्लैक टाइगर श्रिम्प जो कि इंडिया की एक खासियत मानी जाती है, अक्टूबर 2025 का डेटा बताता है उस महीने में बनी हुई जितनी भी ब्लैक टाइगर श्रिम्प थी 53% केवल और केवल चाइना ने ही अब्जॉर्ब कर ली। 40% का जंप देखने को मिला था केवल उस एक पर्टिकुलर मंथ में, जो कि हमारी ब्लैक टाइगर श्रिम्प का हमें देखने को मिला। नंबर दूसरी स्ट्रैटेजी वियतनाम, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग मैं मानता हूं। वियतनाम डायरेक्टली इतना बड़ा कंज्यूमर नहीं है, लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया के एक्सपोर्टर्स ने वियतनाम को रॉ और सेमी प्रोसेस्ड श्रिम्प भेजना शुरू किया। वहां पे वियतनाम के प्रोसेसर्स ने उसके अंदर उसको प्रोसेस करना शुरू किया, वैल्यू ऐड करनी शुरू करी, जिससे कि प्रोडक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन में एंटर करना शुरू कर गया, और वहां से यूरोप की मार्केट्स, ईस्ट एशिया की और कहीं पर भी मार्केट्स में जाना शुरू हो चुका था। इसके नंबर्स आपको बताते हैं कि कितना ज़्यादा हमने वहाँ पे रॉ सी फूड एक्सपोर्ट्स को, रॉ श्रिम्प को भेजना शुरू किया। 69% का बढ़त हमें
1 साल के अंदर अंदर देखने को मिला। इमेजिन करिए, केवल अगर मैं श्रिम्प की बात करूं 50% की बढ़त देखने को मिली, जो कि हम लोग वियतनाम में एकदम से इतनी ज़्यादा श्रिम्प को इंडिया से भेजने लग गए। नंबर 3 पे बेल्जियम को चूज़ किया एज द गेटवे टू यूरोप। बेल्जियम खुद तो बहुत छोटी सी कंट्री है, लेकिन दोस्तों बेल्जियम अगर आप देखें यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, जहां से वो यूरोप की सभी कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड हुआ, स्विट्ज़रलैंड हुआ, सभी कंट्रीज़ को उन्होंने वहाँ से जो श्रिम्प है उसको भेजना शुरू कर दिया। मतलब कि 12 मिलियन के आसपास की जो मार्केट थी उसका एक्सेस भी हमें मिला। और यहाँ पर भी आप देखिए नंबर्स अगेन 69% का सर्च देखने को मिला इन केवल एंड केवल FY26। और एक बार वहाँ पर पहुँच गया तो उसके बाद आप जानते हैं पूरे यूरोपियन मार्केट में ही इंडिया की जो फ्रोज़न श्रिम्प है वो जाना शुरू कर जाती है। जापान को कैसे कैप्चर किया दोस्तों, वहाँ पर इंडिया ने अपने नॉर्मल श्रिम्प की बजाय अपने हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू कर दिया। कुक्ड श्रिम्प, ब्रीडेड श्रिम्प, उसके बाद मैरिनेटेड प्रोडक्ट्स, पील्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्मेट्स, जो कि इंडिया का एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक यहाँ पे प्रोडक्ट माना जाता है, उसको भी जापान में भेजना शुरू कर दिया। और वहीं पर आप देखें ये वाली जो वैल्यू एडेड श्रिम्प के नंबर्स अगर देखें तो 27% की बढ़त आपको यहाँ पर भी देखने को मिली है। एंड इसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था कि हमारे जो ये एक्सपोर्ट्स हैं ये इसलिए नहीं बढ़े बिकॉज हमने दाम को कम किया, दाम बल्कि हमारी तरफ से बढ़ा दिया गया था। उसके बावजूद भी हमारी जो श्रिम्प है वो इतनी भारी मात्रा में बिकी है। बेल्जियम में रफली $6.7 पर केजी से $6.9 पर केजी के आसपास, चाइना में $5.6 पर केजी के आसपास, वियतनाम के लिए भी हमने प्राइसेस को मार्जिनली इंक्रीज किया। मतलब कि दाम घटाकर नहीं बल्कि दामों को बढ़ाकर हमने इन नंबर्स को विटनेस किया है, जो कि FY26 के नंबर्स देखने को मिले हैं। ये वाकई में दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। एंड ये बल्कि दूसरे सेक्टर्स के लिए भी एक केस स्टडी बन जाती है कि बाकी सेक्टर्स को भी इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ को अपनाते हुए अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। वैसे आपको बता दूं, हमारे सी फूड एक्सपोर्ट्स को हैंडल करने के लिए जो मैक्सिमम सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, एक है हमारे ईस्ट कोस्ट पे आने वाला विशाखापट्टनम, वेस्ट कोस्ट पे आने वाला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी कि JNPT, एंड हमारे बिल्कुल नीचे सदर्न इंडिया में कोची का पोर्ट है। यही मेनली सी फूड एक्सपोर्ट्स को हैंडल करते हैं। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड